हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 5 सवाल सॉल्व करते हैं हम हर शाम को प्रीमिक्स के नाम से। ठीक है दोस्तों, पिछले कई सालों से करते जा रहे हैं अभी आज, लेकिन जैसे डे है इकोनॉमी का तो इकोनॉमी के 5 सवाल सॉल्व करते हैं। दोस्तों बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये थोड़े आसान सवाल हैं इस बार, तो आप अपना जैसे कॉमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा कि कितना स्कोर आया। अगर आपका 5 में से 5 है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 में से 1 भी कम है दैट मीन्स कि थोड़ी तैयारी थोड़ी ढीली चल रही है। आसान सवाल है, ठीक है। दीज आर इजियर क्वेश्चंस, आई रिपीट अगेन। तो विदाउट मच अडू लेट्स जस्ट बिगिन, ठीक है। ओके, सबसे पहला सवाल दोस्तों बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। ठीक है, ये बात की गई थी कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर में एक ऐसी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो कि डेवलपमेंटल फाइनेंस करे, डीएफआई कहा जाता है जैसे, तो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं डीएफआई, तो उसके रिगार्डिंग नेशनल बैंक बनाने की घोषणा की गई है बहुत ही रिसेंटली। तो पहला तो यहां पर कह रहे हैं कि जो बिल है ये इस्टेब्लिश करना चाहता है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। क्या ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात हो रही है जिसके लिए बहुत टाइम से एक डिमांड चल रही है इंस्टीट्यूशन की? ओके, देन ये एक कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। क्या ये बात सही है गलत है? देन ये आंसरेबल होगा पार्लियामेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी जो प्रोविजंस जो बिल के बारे में बात की जाए तो वहां पे जो प्रोविजंस हैं, तो आप बताइए कौन सी प्रोविजंस आपको लग रहा है सही है यहाँ पर। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा चीजें एलिमिनेट की जा सकती हैं, कोई चीजें लगती हैं कि बहुत ही ईजी हैं, एंड देन एट द सेम टाइम कुछ चीजें ऐसी भी रहती हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने से ही हमें जिसके राइट आंसर निकल सकते हैं, अदरवाइज विल ओनली बी गेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है एंड इसका राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हो रही है, एंड यहां पर जैसे ये बात थी कि कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी बॉडी, यस दैट इज करेक्ट। तो कॉर्पोरेट जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का रीजन ही यही है कि चाह रहे हैं कि इसको एक इस तरह से गवर्न किया जाए कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग रन में जो लॉन्ग टर्म के लोन्स दे। देखो दोस्तों, होता क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग में बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, 25 साल 30 साल कई बार 50 साल भी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर डैम बनाया आपने, या डैम बनाने में पहले टाइम ही कितना लगेगा, ठीक है, या फिर आपने कोई अगर बहुत बड़ा हाईवे बना रहे हो, या बहुत बड़ा अगर आप कोई फ्लाईओवर्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे ट्रेन्स का कॉरिडोर्स बना रहे हो, तो इनको बनने में ही 5 7 8 10 साल लगते हैं। उसके बाद बहुत टाइम लगता है इसको जो लोन को रिकवर करने के लिए। तो ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस ही होने चाहिए जो इन सब चीजों पर काम करेंगे। गेटिंग इट दोस्तों? तो इसीलिए जरूरी है यहां पर कि ऐसे डीएफआईज बनाए जाएं जो कि जैसे स्पेसिफिक किसी एजेंडा पर काम करें। इस केस में कहां किस चीज की बात हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की। ऑलराइट, तो यहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग आप देख भी सकते हैं बहुत सारी चीजें, बिल आया एंड ये प्रिंसिपल एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेगा कि जैसे काम करेगा, एंड यहां पर जो बॉन्ड्स एंड इवन की मार्केट, जो डेरिवेटिव मार्केट डेवलप करने की बात की जा रही है। देखो, बॉन्ड्स डेवलप करने से क्या होगा कि उधार की मार्केट बेटर हो जाएगी, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करेगा। कैसे? ये जो आंसरेबल टू पार्लियामेंट है ना, ये ऐसी चीजें जो पढ़कर ही पता लगेंगी, अदरवाइज विल ओनली बी गेसिंग कि क्या पता उसमें आरबीआई का रोल हो, क्या पता ना हो, है ना। एंड देन उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हमने आगे लेकर चलना है। एंड बॉन्ड्स की बात मैं रिपीट करता हूं, बॉन्ड्स मतलब उधार, कि ऐसे प्रोविजंस बनाए जाएं जहां पर लोग बॉन्ड्स में या फिर उधार देने में इन्वेस्ट करें, एंड अकॉर्डिंगली अगर लिक्विडिटी प्रोजेक्ट है तो उसके उधार की जो वैल्यू थोड़ी कम रहे, क्योंकि रिस्क कम होगा ना। अगर रिस्क कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट जितना चार्ज किया जाएगा वो भी ग्रेजुअली कम हो जाएगा। तो इस सब चीजों को मार्केट बेस्ड बनाने की ट्राई की जा रही है, उसी के लिए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगेन आई रिपीट कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड ताकि क्योंकि जो बैंक की या किसी एक जो इंसान की लिमिट बहुत कम होती है कि हम सिर्फ 10 साल का लोन दे सकते हैं, 15 का या 20 का दे सकते हैं, 25 30 40 50 साल का लोन नहीं दिया जा सकता, इसलिए चिंता हो जाती है। ओके, तो इसीलिए अब ये, एंड एक और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो डीएफआईज होते हैं, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। ठीक है, तो ये डिपॉजिट नहीं करते, तो यहाँ जहां पर लोगों से ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा के लिए बॉन्ड्स एक्सेट्रा ये अपने बॉन्ड्स निकाल सकते हैं। गेटिंग इट? तो एक बैंक की जैसे सच बैंक के जैसे काम नहीं करते, लेकिन बहुत सारा काम वही करते हैं जो बैंक करता है, अदरवाइज लोन्स एक्सटेंड करना एंड जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। ठीक है दोस्तों, तो गलत मत करना ये क्वेश्चन, एंड जो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नॉट ओनली फॉर प्री बट ऑल्सो फॉर मेंस। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है दोस्तों, एंड देन जो ये मार्केट से एंड गवर्नमेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से फंड्स जो इकट्ठे करके आगे जिन कंपनीज कॉर्पोरेट्स को चाहिए वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो दोस्तों
यहां पर अब आगे चले सेकंड क्वेश्चन। आपने बताना है कि किस तरह के ये फंड सेटलमेंट सिस्टम की बात हो रही है, टाइप ऑफ फंड सेटलमेंट सिस्टम। पहली यहां पर जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये फंड्स ट्रांसफर सिस्टम है जो अलाउ करता है इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर, ठीक है, चाहे पैसे का हो सिक्योरिटी का हो, इंस्टेंटेनियस। ओके, देन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सेटलिंग पेमेंट्स का, एंड जहां पर जो इंडिविजुअल है वो नेट करके आता है डेबिट्स या क्रेडिट्स, ठीक है। नेट करने का मतलब क्या होता है मैं आपको बाद में समझाऊंगा। यहां पर पहले क्वेश्चन देखिए, देन एक बार कंप्लीट हो जाए जो ये पेमेंट है वो फाइनल है एंड इररिवोकेबल है। ऐसा नहीं है कि ओके ओके कैंसिल कर दीजिए पैसा वापस आ गया, ऐसा नहीं होगा। एंड देन उसके बाद अपर लिमिट नहीं है यहां पर कितने पैसा जो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इस सिस्टम में कौन से सिस्टम की बात हो रही है दोस्तों, क्या ये एनईएफटी की बात हो रही है, आरटीजीएस या आईपीएस की, जिसको आईएमपीएस भी कहते हैं, या फिर जो सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों। बताइए यहां पे राइट आंसर क्या है। मुश्किल सवाल तो नहीं है ये, आसान सवाल। एंड यस, राइट आंसर आरटीजीएस की बात हो रही है। आरटीजीएस हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एग्जाम में भी सवाल इतनी बार पूछा जाता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, ठीक है। एंड एग्जाम में इसकी ऑप्शंस जो क्रैक करने में बहुत मदद मिलती है पूरी की पूरी ये इंफॉर्मेशन की। ओके, तो दोस्तों यहां पर जो आरटीजीएस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात हो रही है, इसका जो रीजन क्या है, यहां पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आरबीआई के गवर्नर ने रिसेंटली ही कहा कि आरटीजीएस से हम मल्टीपल करेंसीज को भी कर सकते हैं। सिर्फ हम भारतीय करेंसी को सेटल करने में ही अभी इसको यूज करते हैं, मल्टीपल करेंसीज में सेटलमेंट का भी स्कोप है यहां पर। लेट्स जस्ट डेवलप इट, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर आरटीजीएस में देखें तो ये जो तीन शब्द हैं, रियल टाइम, ग्रॉस एंड सेटलमेंट, ठीक है। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि इंस्टेंटेनियसली आपके पैसे जो चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। देन ग्रॉस का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले भी एक बार समझाया था वीडियो में कि मान लीजिए मैंने आपको 1 लाख रुपए देना है, आपने मान लीजिए मुझे 30,000 रुपए देने हैं, ठीक है। मैंने 1 लाख का आरटीजीएस कर दिया आपको, आपने मुझे 30,000 का कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि ये नेटिंग करके नहीं देगा, ठीक है, कि मुझे 1 लाख मैंने देना था, 30 आपने, तो 70,000 ही बना, चलो मैं 70,000 सेटल कर देता हूं। नहीं, 1 लाख आपके अकाउंट में जाएगा, 30 मेरे अकाउंट में जाएगा। दीज आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो नेटिंग करके नहीं करता ये, ओवरऑल जो ग्रॉस सेटलमेंट ही रखता है। एंड सेटलमेंट का मतलब है कि फाइनल एंड इररिवोकेबल है, इसको आप जो कैंसिल नहीं कर सकते कि मेरे पैसे वापस आ जाएं। गेटिंग इट? तो ये सब कुछ चीजें जानने वाली रहती हैं। एंड आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये सब चीजें क्या है हमने एम्पल टाइम्स डिस्कस किए अपने वीडियोस में, इजी रहती हैं, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अगर नॉलेज में रहें तो अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट चीज में चलते हैं दोस्तों। ये आपने गेस करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेंसी ऑप्शंस के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। पहला, जो करेंसी ऑप्शंस हैं दोस्तों, ये इन्वेस्टर्स को राइट देते हैं बट नॉट द ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि आपके पास एक हक है, जरूरी नहीं है कि आपको ऑब्लिगेटरी है कि आपने पूरा करना है, ठीक है, टू बाय और सेल अ पर्टिकुलर करेंसी एट अ प्री स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट। क्या ये बात सही है कि ऑप्शन एक्सपायर होने के पहले प्री स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट पर आप कर सकते हैं सेटल? एंड दूसरी बात है कि जो किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, करेंसी ऑप्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमेशा ही क्वेश्चन में फोकस बनाए रखें कि चीज पूछी क्या जा रही है, ठीक है। एंड देन सेकंड, दे अलाउ मार्केट टू हेज करेंसी रिस्क और टू स्पेकुलेट ऑन करेंसी मूव्स, ठीक है। जो हेजिंग की बात कर रहे हैं यहां पर कि करेंसी का जो रिस्क रहता है, करेंसी अगर बहुत ऊपर चली गई, आपको अगर कुछ परचेज करना था किसी जो फॉरेन करेंसी में, आपने 70 रुपए के हिसाब से डॉलर प्लान किया हुआ था, लेकिन वो 75 चला गया, 80 चला गया, अब आपको और पैसा जेब से निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन अगर आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता तो क्या आप पहला से कुछ कर पाते कि मैंने जी सर आपको 70 अगर मैंने डॉलर अगर आपको मैंने पे करना है तो $70 मैं 100 रुपए के हिसाब से पे करूंगा, या फिर जो 70 रुपए के हिसाब से आपको डॉलर पे करूंगा, नॉट 75 रुपीज डॉलर, नॉट 80 रुपीज डॉलर, तो अकॉर्डिंगली आई विल पे। पहले से ही आप क्या ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हेजिंग की बात कही जाती है। तो बताइए कौन सी ऑप्शन सही है। मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, मैंने आपको आधा हिंट भी दे दिया यहां पर। एंड इसी कारण दोस्तों यहां पर दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं कि जो आपके करेंसी ऑप्शंस हैं, ये एक तो आपको जो ऑप्शंस है ना, जैसे ऑप्शंस में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑप्शंस क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन मिल रही है, गेटिंग इट, कि अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि मुनाफे का सौदा है तो उसको उस दिन एक्सरसाइज कर दीजिएगा, अगर नहीं लगता मुनाफे का सौदा तो आप उसको ऑप्शन को एक्सपायर होने देते हैं। आप पहले से आप जो एक तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सर उस दिन जो भी ये जो दाम होगा उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे ये एक्सरसाइज करना है या नहीं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आपको पहले से ही क्या एक प्रीमियम अदा करना पड़ता है कि मैं सब प्रीमियम पे कर रहा हूं थोड़ा सा। जैसे इंश्योरेंस में तो दोस्तों, इंश्योरेंस में आप प्रीमियम पे करते हैं कि अगर लेट्स से अगर मेरे को एक्सीडेंट हो जाए तो सर मैं आपको आज 1000 रुपए दे रहा हूं, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो आप मुझको 50,000 की इंश्योरेंस दे देना, ठीक है। 50,000 का आप मेरे को कैश दे देना कि अगर एक्सीडेंट हो गया। अगर नहीं हुआ एक्सीडेंट
तो मेरे पैसे प्रीमियम के गए। सेम तरह से ऑप्शन का प्रीमियम भी रहता है। अगर एक्सरसाइज करना हुआ, आपके मुनाफे का सौदा हुआ उस दिन, तो आप उसको पूरा कर दीजिएगा। अगर नहीं लगा मुनाफे का तो यू विल जस्ट लेट इट पास। ऑलराइट, तो ये दोनों ही चीजें करेंसी में भी हो सकता है ऐसा। एंड करेंसी के रिस्क को हेज करने के लिए आपने पहले से ही प्लान करना चाहते हैं कि करेंसी आपने इतने में ही खरीदनी बेचनी है, तो अकॉर्डिंगली करेंसी ऑप्शंस काम करती हैं। ओके, देन दोस्तों ये सिंपल सवाल, मेंस की तैयारी करते हैं थोड़ा सा, इसी कारण मेंस की तैयारी में आपको मदद मिलती है ऐसी चीज़ों की जो आपने मेंस की जो क्वेश्चंस टॉपिक्स पढ़े होते हैं, प्री में सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंक्लूजन के पिलर्स कौन से हैं? पब्लिक फाइनेंस, जो फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्स प्लानिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बताइए दोस्तों यहां पर कौन से हैं जो पिलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल है कि मुश्किल सवाल है, पहले आप ये सोचिए। मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सवाल, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन ऑन द स्पॉट भी बना सकते हैं, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होती है। मतलब कि हम चाहते हैं कि जितने भी फाइनेंस या उससे जुड़ी हुई चीजें हैं सब लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीरों तक ही पहुंच रही हैं, या जो लोग शहरों में रहते हैं उन तक पहुंच रही हैं, सब लोगों तक पहुंचे। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, अगर किसी को उधार चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है, बहुत सी चीजें हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में सभी ही ये चीजें शामिल हो जाएंगी, ये सभी के सभी पिलर शामिल हो जाएंगे। पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, कि जो सरकार सोच रही है कि कितना खर्चा करूं मैं, कैसे करूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर है ना। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, दोस्तों जनधन योजना आप सभी को ही जो छूने की कोशिश करती है, ताकि जितने भी लोग उन सब तक बैंक अकाउंट पहुंचे। तो सरकार उसके लिए पैसा भी लगाती है, सरकार अपना बजट में हिस्सा बनाती है कि कितना मुझे फोकस करना है, जैसे विमेन पर, कितना रूरल एरियाज पर। ठीक है, एंड देन फाइनेंशियल एजुकेशन, कि लोगों को पता तो लगे कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फसल बीमा योजना की बात करें, किसी को पता ही नहीं कि अगर मेरी क्रॉप की इंश्योरेंस हो सकती है, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, गेटिंग इट। एंड देन इन्वेस्टमेंट करने के जरिए होना चाहिए, एंड टैक्स प्लानिंग के इंस्ट्रूमेंट्स, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, कि मैंने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिला या मेरे बैंक में पैसे अटके हुए हैं, तो एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट क्रिएट करके अब ऐसा ही नहीं लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल भी होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू एंड इवन इनफैक्ट जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के थ्रू लोगों तक सामान पहुंचाया जाए। इट्स एंटायरली मेन ड्रिवन क्वेश्चन, लेकिन हमें प्री में बहुत मदद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा एक ये हमने फोटो भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के पिलर्स क्या क्या रहते हैं। ओके, देन दोस्तों एक और सरल सवाल, इफ इट इज नॉट सरल आप बताइएगा कमेंट में, सर मुझे सरल तो मुझे तो आसान नहीं लगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम पहले से अगर फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप बिना ऑप्शंस देखे इसको अभी तक गेस कर चुके होंगे क्या ये क्वेश्चन है। ओके, ये एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी किसी फिनिश्ड गुड पर कम है, इट इज लो कंपेयर टू द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर मैं फिनिश्ड गुड मंगवाऊंगा तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम रहती है, रॉ मटेरियल मंगवाया तो वो महंगा पड़ेगा, उस पर ड्यूटी ज्यादा है। इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटेक्टिव ड्यूटी वाली जो रेजिम चल रही है, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, या फिर ट्रू जो आपके पास है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहां पे राइट आंसर, सिंपल इजी क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज डेफिनेटली आईडीएस। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जैसे सिंपल सा एग्जांपल रहता है यहां पर कि टायर्स का एंड रबर का, अगर मैं टायर बाहर से मंगवाऊंगा दोस्तों तो 10% टैरिफ देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने नेचुरल रबर मंगवाई, नेचुरल रबर को मंगवा के मैं चाहता हूं यहां टायर बनाना, 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। दैट मींस तो मुझे डिस्करेज किया जा रहा है कि मैं क्यों यहां पे जो रबर मंगवा के टायर बनवाऊं, मैं बाहर से फिनिश्ड गुड्स ही मंगवाता हूं। तो इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे देश के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे गेट डिस्करेज्ड। गेटिंग इट? तो यही जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है, व्हाट इज इंपोर्ट जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्पेशल जो एडिशनल ड्यूटी, व्हाट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। सर ने आई रिमेंबर इनिशियली ही जो डीएनडी में डिस्कस किया था, वन ऑफ दोज डेज, सबसे पहला ही डीएनडी था जो। तो डीएनडी भी दोस्तों प्लीज थोड़ा फोकस करके देखिए, जो प्री क्योर में हम डिस्कस करते हैं चीजें, करंट अफेयर्स बहुत ही रैपिडली, डीएनडी में जो इंपॉर्टेंट चल रहा है अखबारों में उसकी तह में जाते हैं एंड उसके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक टॉपिक निकाल कर लाते हैं। ठीक है, तो डीएनडी इज वेरी वेरी जो ऐसा है कि जो करंट टॉपिक्स के तह में जाकर उसके बारे के स्टैटिक को देखना, बट एट द सेम टाइम प्रीक्योर इज अ लॉट अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है, प्रीक्योर में करंट अफेयर्स की पूरी कंपाइलेशन कि क्या हुआ एक हफ्ते में, ज्योग्राफी का देखते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड एनवायरमेंट, साइंस टेक, आईआर। ठीक है, गेटिंग इट? तो इन चीजों को फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली यहीं से ही जो कुछ कंटेंट आएगा, पेपर में मार्क्स आते हैं अच्छे, एंड बच्चों के जैसे रिसेंटली इंटरव्यू कॉल्स भी हैं। तो यही है, मेहनत भरा एक पूरा प्रोसेस है, मेहनत करते हैं एंड देन उसके बाद वील सी। ठीक है दोस्तों,
तो इसी के कारण जैसे, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसका इंडिया और एशियान में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, जो गुत्थम गुत्थी कि इंडिया वाला कह रहे हैं कि हमने अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना है, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ नहीं मिलती तो अकॉर्डिंगली हम ड्यूटी चेंज करेंगे। एशियान वाले कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसा मत कीजिए, एंड हमारा जो आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में अगर हमारे साथ आना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे बातें वहां पर भी अटकी रहती हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आप प्रीलिम्स 2021 के अगर आप ऐसे छात्र हैं और चाहते हैं कि प्रीलिम्स 2021 को थोड़ा बेटर अटेम्प्ट करना, एस्पिरेंट हैं, तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोस्तों, दोनों ही वहां कवर किए जा रहे हैं। स्टैटिक में बहुत सारा कंटेंट है, एंड देन डायनामिक जो करंट अफेयर्स है, जो साल दर साल आता रहता है, वो वाला करंट अफेयर्स अभी रैपिडली कवर किया जा रहा है हर एक सब्जेक्ट का विद अ शेड्यूल, ठीक है। एंड देन टेस्ट भी हैं। टेस्ट देने के फायदा सिर्फ यही होता है कि अगर हमारे जो चीजें हमने टॉपिक्स पढ़े, टॉपिक्स की टेस्टिंग और एक तरह से चेकिंग हो जाती है कि हमें कितना रिटेन हो रहा है, कि क्या मैं, जैसे मैंने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, क्या मैं वहां अप्लाई कर पाता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो अप्लाई ही है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है वेबसाइट पर अवेलेबल। लेकिन अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 2022 के लिए बैच 2 घोषित हो चुका है, ठीक है, अनाउंसड है। उसमें आप जनरल स्टडीज में चाहते हैं, इसमें हम पूरा का पूरा दोस्तों कंटेंट कवर करते हैं एंड टू एंड, और बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर करते हैं, ठीक है। एंड वहां पर हम कुछ आंसर राइटिंग भी करेंगे, वहां पे दोस्तों कुछ हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, एंड वहां पर डाउट सेशंस भी हैं। रिसेंटली हमने डाउट सेशन किया था एक, ठीक है, एंड जो टेलीग्राम ग्रुप एटसेट्रा। तो ये सब कुछ बेसिक बुनियादी चीजें रहती हैं जो कि एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन एंड मोर और लेस एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऐसे कल्चर की स्थापना करना जहां पर स्टूडेंट्स को डे 1 से बताया जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट, कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट पर फोकस्ड रहना, ठीक है। बहुत से ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा आंसर का स्ट्रक्चर बनाना आ गया एटसेट्रा, लेकिन कंटेंट ही नहीं है तो आंसर के स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके वहां पे जो पिलर्स ही नहीं होंगे, मजबूती नहीं होगी, मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो इंक्रीजिंगली बहुत से इनिशिएटिव्स हम जो कंटिन्यूसली लाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मेंस का आंसर राइटिंग भी शुरू कर दिया दोपहर को, आपने देखा होगा, बहुत बच्चे देखते हैं उसको। एंड देन जो 2 मिनट, देन उसके बाद मेंस का आंसर राइटिंग, देन डीएनडी में हम अखबार को डिस्कस करते हैं एंड स्टैटिक टॉपिक्स को जो बिल्कुल बढ़िया करते हैं कवर, देन प्रीक्योर एंड देन प्रीमिक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो है जो स्टैटिक कंटेंट है हम एक बैच में चलाते हैं उसका, चाहे जीएस हो, चाहे ऑप्शनल्स हो, ऐसे इन सब चीजों को आप जो ग्रुप बनाकर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज फोकस कीजिए कंटेंट पर। यूपीएससी में एक बार अगर हम एंटर कर गए तो यूपीएससी इज अ लॉट अबाउट कंटेंट एंड रिवाइजिंग कंटेंट, रिटेनिंग कंटेंट। रिटेन करना इज अगेन अ चैलेंज, बट विद टाइम ये हो पाता है, ठीक है दोस्तों। तो बस इसी पर ही काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेशन बनाए रखिए। अगर एक बार आपने इस एग्जाम में कदम रख लिया तो आप पीछे नहीं हट सकते मेहनत करने से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।